नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने सफ़र के तीसरे और आखिरी अध्याय में, जहां हम चर्चा करेंगे उन वॉयसरॉय की जिन्हें 1858 के अधिनियम के बाद भारत सचिव के माध्यम से सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया। ये दौर न केवल शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों का गवाह बना, बल्कि सुधारों, विद्रोहों और क्रांतिकारी घटनाओं के चलते भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव भी मजबूत हुई। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत के पहले वॉयसरॉय लॉर्ड कैनिंग से। उनका कार्यकाल 1856 से 1862 तक रहा और उन्होंने भारत के गवर्नर जनरल और वॉयसरॉय दोनों की भूमिका निभाई। उनके समय में भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को खत्म कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। इसके साथ ही बजट और विभागीय प्रणाली की भी शुरुआत हुई। लॉर्ड कैनिंग ने कई सुधारात्मक कदम भी उठाए। 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया और 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इंपीरियल सिविल सर्विसेज का गठन और 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की शुरुआत उनके उल्लेखनीय कार्यों में से एक थी। लेकिन उनके कार्यकाल का काला पक्ष 1857 के विद्रोह का क्रूर दमन और 1859 से 60 के नील विद्रोह के दौरान ब्रिटिश अत्याचार भी थे। बढ़ते हैं लॉर्ड एल्गिन प्रथम की तरफ। इन्होंने कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना करी, साथ ही वहाबी आंदोलन को कुचल दिया। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस की ओर, जिनका कार्यकाल 1864 से 1869 तक रहा। उनके कार्यकाल में शिमला को भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। हालांकि भूटान युद्ध के दौरान भूटान को हराने और असम व बंगाल के द्वारों पर कब्जा कर लेने को लेकर उन्हें आलोचना का सामना भी करना पड़ा। अब बारी है लॉर्ड मेयो की, जिनका कार्यकाल 1869 से 1872 तक चला। उनके नाम से मेयो कॉलेज आज भी शिक्षा के क्षेत्र में मशहूर है, जिसे भारतीय राजकुमारों के राजनीतिक प्रशिक्षण के लिए स्थापित किया गया था। उन्होंने वित्तीय विकेंद्रीकरण और कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की, लेकिन वहाबी आंदोलन को दबाने के लिए उन्होंने राजद्रोह अधिनियम 1870 लागू किया। इसके बाद आते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक। उनके कार्यकाल में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की और पंजाब में कूका आंदोलन हुआ। उन्होंने बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चलाया और अफगानिस्तान मुद्दे के चलते इस्तीफा दे दिया। फिर आता है ब्रिटिश शासन का एक और विवादास्पद दौर, लॉर्ड लिटन का कार्यकाल। इस दौरान अकाल के बीच दिल्ली दरबार का आयोजन और शाही उपाधि अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई। लेकिन वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट और शस्त्र अधिनियम जैसे दमनकारी कानूनों ने भारतीयों में आक्रोश पैदा किया। उनके समय में द्वितीय अफगान युद्ध और दक्कन कृषक राहत अधिनियम भी हुए। अब हम बात करेंगे एक ऐसे वॉयसरॉय की जिन्हें सुधारों के लिए आज भी याद किया जाता है। लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। उन्होंने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को खत्म किया और श्रमिकों के लिए पहला कारखाना अधिनियम लागू किया। इसके साथ ही उन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प और पहली पूर्ण जनगणना का आयोजन करवाया। साथ ही उनके कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद ने खूब सुर्खियां बटोरी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, जिनके कार्यकाल में डूरंड रेखा तय हुई, जो आज भी विवाद का विषय है। उन्होंने एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लागू किया, जिसने 12 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर रोक लगाई। अब बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की, जो अपने सुधारों और विवादों दोनों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मैकडोनल के अधीन एक अकाल आयोग की स्थापना की और वर्ष 1901 में सीमावर्ती जनजातियों के विद्रोह को रोकने के लिए उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का निर्माण करवाया। उन्होंने 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लागू किया, विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की और भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया। लेकिन बंगाल विभाजन 1905 के कारण उनकी कड़ी आलोचना हुई, जिसने स्वदेशी आंदोलन को जन्म दिया। The Bengal Partition of 1905 remains one of the most scarring moments in India's history, an example of British Empire's divide and rule policy and Viceroy Lord Curzon's divisionary politics. लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में भारत का स्वतंत्रता संग्राम नई दिशा में बढ़ रहा था। Before the partition was to be effected, the Congress arranged meetings where petitions against the partition were collected and given to British authorities. Large public meetings and demonstrations were organized and novel methods of mass protest were developed. It was during this time that Krishna Kumar Mitra openly called for the first boycott of foreign goods through his journal Sanjivani.
The British did not listen to popular demand, and on the 19th of October 1905, Bengal was partitioned. People organized mass protests against the partition. Though the British wanted to divide people, people came back stronger, in unison, and the struggle that unfolded came to be known as the Swadeshi movement. ये वह समय था जब विभाजन विरोधी और स्वदेशी आंदोलन अपनी चरम सीमा पर थे। इसी दौरान सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस विभाजित हो गई। इस विभाजन ने स्वतंत्रता संग्राम को जटिल बना दिया, लेकिन साथ ही गर्मपंथियों के उग्र विचारों ने आंदोलन में नई ऊर्जा भर दी थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी इसी समय हुई, जिसने भारत में सांप्रदायिक राजनीति की नींव रखी। इसी बीच उद्योग जगत में भी हलचल मची। जमशेद जी टाटा ने 1907 में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग के क्षेत्र में मील का पत्थर स्थापित किया। इसी दौरान 1909 के मोर्ले मिंटू सुधार आए, जिनके तहत अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, जिससे मुस्लिम समुदाय को विशेष प्रतिनिधित्व मिला। लेकिन यह कदम भारतीय समाज को और विभाजित कर गया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिए 1910 का भारतीय प्रेस अधिनियम लागू किया गया, जो सरकार के दमनकारी रवैये का प्रमाण था। इसके बाद लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने सत्ता संभाली। उनके समय में भारतीय राजनीति ने एक और बड़ा मोड़ लिया। 1911 में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, जो एक ऐतिहासिक फैसला था। 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे और स्वतंत्रता संग्राम का नया अध्याय शुरू हुआ। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में कई आंदोलनों ने जन्म लिया, लेकिन उनकी दमनकारी नीतियों ने विरोध को और भड़का दिया। चांदनी चौक पर हार्डिंग पर बम फेंका गया, जो जनता के भीतर बढ़ते असंतोष का संकेत था। आगे आते हैं लॉर्ड जेम्स फोर्ड पर, जिनके काल में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर पहुंचा। 1916 में होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू किया गया। लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी एक साथ आए और कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। गांधी जी ने इसी दौरान साबरमती आश्रम की स्थापना की और सत्याग्रह आंदोलनों की शुरुआत की। लेकिन इस कार्यकाल को सबसे ज्यादा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के लिए याद किया जाता है। बढ़ते हैं अब लॉर्ड रीडिंग की तरफ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। इस अवधि में 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ, जो किसानों और जमींदारों के बीच संघर्ष का प्रतीक था। इसी वर्ष रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा देते हुए विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की। 1922 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया, जो कांग्रेस के भीतर एक अलग विचारधारा लेकर आई। इस दौरान मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, आरवी और कलकत्ता जैसे कई स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे हुए। 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना भी इसी समय हुई। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद की हत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया। प्रशासनिक सुधारों की बात करें तो 1910 के प्रेस अधिनियम और 1919 के रॉलेट अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। इसके अलावा आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम और कपास उत्पाद शुल्क को भी समाप्त कर दिया गया। 1923 में लोक सेवाओं के लिए ली आयोग की नियुक्ति की गई और उसी वर्ष यह निर्णय लिया गया कि ICS परीक्षाएं अब दिल्ली और लंदन दोनों स्थानों पर एक साथ आयोजित हों। अब बात करते हैं लॉर्ड इरविन की, जिनके कार्यकाल में गांधी जी ने दांडी यात्रा की और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी इरविन समझौता 1931 BC दौर में हुआ, जिसने आंदोलन को नई दिशा दी। लाला लाजपत राय की मृत्यु, लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या भी इसी कार्यकाल में हुई। हालांकि इस दौरान भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी ने युवाओं के दिलों में क्रांति की भावना को और तेज कर दिया। बढ़ते हैं लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल की तरफ। वर्ष 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन की विफलता और सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः शुभारंभ हुआ। 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा हुई, जिसके तहत पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की स्थापना की गई। इसके विरोध में महात्मा गांधी ने पुनः समझौता किया। इसी समय 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। इसके अलावा 1935 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की गई। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, जो अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। लॉर्ड लिनलिथगो के कार्यकाल में द्वितीय विश्व युद्ध का आगाज हुआ। 1937 में भारत में पहला आम चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस ने कई प्रांतों में सरकार बनाई। 1939 में कांग्रेस ने युद्ध प्रयासों के विरोध में अपने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। मुस्लिम लीग ने 1940 में पाकिस्तान की मांग करते हुए लाहौर प्रस्ताव पेश किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ और 1943 में बंगाल का भीषण अकाल देखा गया। इसी समय 1944 में मुस्लिम लीग ने बांटो और भारत छोड़ो का नारा दिया।
फिर लॉर्ड वेवल के काल में भारत की स्वतंत्रता आंदोलन ने तेज रफ्तार पकड़ी। 1944 में गांधी जिन्ना वार्ता विफल रही। द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसने भारत को स्वतंत्रता दिलाने की योजना बनाई। इसी वर्ष कांग्रेस ने अंतरिम सरकार बनाई। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश शासन समाप्त करने की घोषणा की, जो भारत की आज़ादी की दिशा में अंतिम कदम साबित हुआ। ये तीनों वॉयसरॉय भारत के स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरणों के साक्षी बने और उनके कार्यकाल में कई अहम घटनाएं हुई। अंत में आते हैं लॉर्ड माउंटबेटन पर, जिन्होंने भारत के इतिहास का सबसे निर्णायक अध्याय लिखा। 3 जून योजना के तहत भारत का विभाजन हुआ और 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। ब्रिटिश वॉयसरॉय का यह इतिहास हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, संगठित प्रयासों और दृढ़ इच्छा शक्ति के जरिए हर लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। इतिहास हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन जब एक सपना करोड़ों दिलों में बस जाए तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने देश के विकास में उसी जोश, समर्पण और साहस के साथ योगदान करें। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए विषय के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सोचिए और समझिए और देखते रहिए विजन IAS।